स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है वो है प्रिपरेशन का दूसरा दिन। और आज हम लोग को क्या करना है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। थोड़ा हम टाइपिंग भी करेंगे और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए और इनका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, इनसे जुड़े हुए सारे पीडीएफ्स और लिंक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज जो है 28 जनवरी, और आज मैं आपको पूरा फुल स्केड्यूल बता देता हूँ। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कितना ख़त्म हो गया है। ये है 27 जनवरी 2021, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2021। और यहाँ पे हमने ये चीज़ ख़त्म कर ली है कल। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से पूछा कि उन्होंने कैसा कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने कितना ख़त्म किया। तो काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा सभी का। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले दिन का जो है जितना भी उनका टास्क था उन्होंने कंप्लीट किया, टारगेट कंप्लीट करे और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आगे की भी पढ़ाई करी। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो पहली पहली चीज़ है कि आज का जो टास्क है आपके पास वही टाइपिंग मटेरियल आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आपको उसी को करना है अभी। मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में डाल दूँगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इंग्लिश में जो है वोकैब्युलरी आज पढ़नी है, सी से लेके डी तक। तो मैं आपको जो जितना भी पढ़ना है वो ग्रुप में डाल दूँगा, आप उसको वहीं से पढ़ लीजिएगा। ये जो बुक है हम जिससे पढ़ रहे हैं वो है केडी पब्लिकेशन की। ठीक है, तो आप केडी पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हैं या अरिहंत से भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें सी से डी पढ़ना है, हमें वर्ड पावर को इंक्रीज़ करना है अपना। तीसरी चीज़ है कि आपको इंग्लिश पेपर का एक लिंक मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा, तो आप वहाँ से जो है उसको पढ़ सकते हैं। डेली आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शाम को जो है 7 से 8 के बीच में जब पूरा आप ये सब कुछ कर लेंगे तो एक इंग्लिश का डेली टेस्ट होगा जो कि फ्री रहेगा। आप लोग उसको अटेम्प्ट करिएगा और आप देखिएगा आपको कितना आता है। अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको परेशान या हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा जो भी उस दिन का आपका टारगेट रहेगा। फिर आज जो आपको जीएस में पढ़ना है वह है ऋग्वेद काल या वैदिक काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ये आर एस शर्मा के चैप्टर 8, 9, 10 से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप पास एक्स्ट्रा समय हो। और जो मैंने एग्जामिनेशन का एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर्स का भी देखा, तो क्वेश्चन जो है जो हमारे एग्ज़ाम का लेवल है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ या यूपी पीएससी आर ओ तो उसमें जो है ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया है इस सेक्शन में से। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस ही आए हैं, तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आज का जो है कोर्स को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं आपको वही खुद के पढ़ने हैं वाले नोट्स। फिर आपको उनको रिवाइज़ करना है अच्छे से। जो मैं टॉपिक बताऊँगा आगे अभी आप उन्हीं को देखिएगा और उन्हीं लाइन्स पे आपको रिवाइज़ करना है। कोई पॉइंट्स अगर आपके छूटे हों तो घटना चक्र से आप उनको कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न घटना चक्र में भी पूछे गए हैं जो कि वन लाइनर टाइप रहते हैं और आपको उनको थोड़ा लिख लिया करिए ताकि आपको याद रहे। तो फिर उसके बाद आपको घटना चक्र में देखना है, अपने नोट से मिलाना है कि आपने जो पढ़ा क्या वो घटना चक्र से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाइएगा, है ना। प्री लेवल पे यूपी पीसीएस लेवल तक आपका नहीं आएगा इसमें, और इजी लेवल का आएगा हाई कोर्ट में। तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो पिछले साल के आए हुए थे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था, ये देखिए हाई कोर्ट का क्वेश्चन था जो पिछली बार आया था, और कितना इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंडियन रिलीजन। ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि इसके अंदर जैनिज्म भी इंडिया में था, बुद्धिज्म इंडिया में था और हिंदुज्म तो हम इंडिया में है ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज्यूडिज्म जो था वो इंडिया में नहीं था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, बहुत इसमें ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा एक ये क्वेश्चन आया था जो कल का था, आप देख सकते हैं इसको, न्यूमिस्मैटिक्स। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये बता रहा है कि ऐसी कौन सी स्टडी होती है जो कॉइन्स और विजुअल एलिमेंट्स और ये, तो कल आप लोग पढ़ रहे थे ना कि एक जो होता है पाषाण युग होता है, फिर उसके बाद जो होता है आपके अलग अलग युग आते हैं, तो उनको जानने के लिए हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये सारे शब्द डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के दिए गए हैं। इसलिए आप एक बार इन शब्दों के मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समय मिले तो आप एनसीईआरटी की एक रीडिंग कर लीजिएगा। आपको जो भी कठिन लगे, कुछ नया मिले तो आप उसको लिखते जाइएगा अगर आपके पास समय हो। पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आपको अपने नोट्स पढ़ने पहले, फिर घटना चक्र पढ़ना है, फिर कुछ एनसीईआरटी ये जो भी मैं आपको सोर्स दे रहा हूँ वो पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है, आपने जो पढ़ लिया है उसी को आप अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। तो फिर है ये चीज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैट्रोनाइज द वैष्णविज्म, मतलब कि ऐसे कौन सा राजवंश था जिसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो अब देखिए यहाँ पे वैष्णविज्म आया, ऐसे बुद्धिज़्म पे भी आ सकता है जो आज का टॉपिक है, ऐसे जैनिज्म पे भी आ सकता है ना। और अभी आप देखिएगा कि आगे जो है ये सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ना भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए वाला क्वेश्चन देखिए कि नालंदा बौद्ध विहार जो था वो किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा, है ना। ऐसी विक्रमशिला के बारे में पूछ सकता है, ऐसी जो है
कार्ले केव्स के बारे में पूछ सकता है जो कि बुद्धिस्ट साइट रही है। तो ऐसे चैत्य हॉल भी है या सांची स्तूप भी रहा, है ना। तो अशोक ने भी बहुत सारे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इंस्क्रिप्शन या आप कह सकते हैं लेखक जो पत्थरों पे लिखवाते हैं वैसे करके उसने भी करवाया है। तो इस तरीके से जो है हमको जो है देखना है कि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि बौद्ध में, जैन में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे किसने बनवाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। उनको हमको बस ऊपर ऊपर से देखना है, ज़्यादा हमको इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसमें ज़्यादा अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, वो भी बहुत ईजी आया हुआ है, आप देखिए, है ना। तो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस वन लाइनर बनाने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाने हैं, बस आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो ये है पूर्व वैदिक काल। तो सबसे पहली चीज़ है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक लाइन का ये हो गया। फिर रीजन कहाँ है, कौन से क्षेत्र में था, ये अफगानिस्तान से पंजाब के एरिया में था। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिटरेचर कौन सा था, तो ये ऋग्वेद इनका लिटरेचर था। और भाषा क्या थी, संस्कृत थी। कितने मंडल थे ये आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। श्लोक कितने थे, 1023 या 24 ऐसी कुछ थे, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर इनकी स्पेशलिटी क्या थी, ये सप्त सिंधु एरिया में रहते थे, है ना। तो वहाँ 7 नदियाँ बहती थीं, झेलम, सतलज, रावी और ये सारी चीज़ें, इंदस। तो उनके अलग अलग नाम थे, तो उनके एक बार नाम देख लीजिएगा। ये वन लाइनर है, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं डलेगा, आपका बहुत ईजिली हो जाएगा 1 डेढ़ घंटे के अंदर पूरा। फिर रिलीजन देखिए, उनके कौन से देव कौन थे। तो पहले आप देखिए, जो पहले के जो ये थे वैदिक काल में, इनके जितने भी देव थे ना, ये सब लोग कौन थे, जैसे कि अग्नि थे, इंद्र थे, सोम थे। थोड़ा सा आपको बस इसके बारे में देखना है कि कौन क्या करता था ये चीज़। तो क्या ये अर्च विग्रह की पूजा करते थे, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या अर्च विग्रह की पूजा करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि डीडी वर्शिप करते थे, आइडल वर्शिप करते थे ये लोग, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एजुकेशन जो है, मतलब जिस तरीके से ज्ञान दिया जाता था वो श्रुति के माध्यम से देते थे कि स्मृति के माध्यम से देते थे। तो आपको इन दोनों का मतलब आना चाहिए, है ना। डायरेक्टली एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूर्व वैदिक काल में बस वन वन लाइनर है, बहुत आराम से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, मतलब उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी। तो एक राजन होता था, विषयपति, ग्रामीणी या कुल। उस समय क्या था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि उस समय क्या था ना, एक सभा होती थी, है ना। और उस सभा में जो होता था, सारा डिसीजन, जितने भी निर्णय लिए जाते थे वो सभा मिल के लेती थी। और जो भी ये जो जैसे जंगली लोग होते हैं ना, उनकी भी एक सभा होती थी, उसमें जितना भी डिस्प्यूट, मतलब कुछ लड़ाई हो गई, तो उसको भी विधाता करके कुछ होता था, वो सॉल्व करता था। तो आपको ये सारे वर्ड आने चाहिए, सभा, विधाता, समिति, है ना। ये बस आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ थी वो थी वुमेन, यानी कि जो वुमेन थी ना, वो भी इसमें पार्ट लेती थी, यानी कि एक औरत भी इसमें पार्ट ले सकती थी। जो कि आगे चल के जब इसके बाद वाला काल आएगा ना, उत्तर वैदिक काल, तो उसमें ये चीज़ खत्म हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ खत्म हो जाएगी। तो और फिर वो लोग क्या खाते थे, खान पान कैसा था, काम काज क्या करते थे, तो एग्रीकल्चर पे उनका काम था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें था पूर्व वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कि गऊ का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वो पूर्व वैदिक काल में दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में दिया गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिया गया है, मतलब सिंधु घाटी उसमें दिया गया है, या उसके पहले कोई दे देगा इधर उधर का नाम। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व वैदिक काल में दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखिए सबके नाम गऊ और गऊ से रिलेटेड होते थे। इवन गोत्र देखिए, गोत्र आपने सुना होगा ना, गोत्र होते हैं। तो गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, फिर आपको ये आपने बस वन वन लाइनर बना लेने हैं। फिर आपको थोड़ा सा आर्यों के बारे में पता होना चाहिए। आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, पूर्व निवास। एक तो इनकी थ्योरी है, कोई कह नहीं सकता कहाँ से आए हैं, अलग अलग थ्योरी पे अलग अलग दिए गए हैं बस। पर तब भी थोड़ा सा आप जान लीजिएगा कि ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, है ना, मध्य एशिया से। और स्थानांतरण, ये पहले वहाँ रहते थे, उसके बाद माइग्रेट कर गए, स्थानांतरण कर गए। फिर सभ्यता, ये एक थ्योरी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आर्य कौन है, बस इतना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका ऐसा ना हो कि अब एकदम ही कुछ भी नहीं आता है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। फिर इसमें टाइमलाइन देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक था 600 BC तक, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। फिर रीजन क्या था, कौन से रीजन में, कौन से क्षेत्र में थे और क्यों पहुँचे इस क्षेत्र में। ये जो थे इसके पहले वाले पूर्व वैदिक काल वाले, ये कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु वाले रीजन में रहते थे, ठीक है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में। पर ये लोग कहाँ रहते थे, ये यूपी बिहार वाले एरिया में रहते थे। क्यों क्यों यहाँ तक पहुँच गए, कैसे पहुँच गए। तो आप अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी ना, या कोई बुक अच्छे से पढ़ी होगी, तो आपको पता पता चलेगा, या तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो थे, ये जब माइग्रेट करने लगे तो इनके पास क्या आ गया था, इस समय लोहा आ गया था। लोहे से इन्होंने जो है मजबूत हथियार बनाए, कुल्हाड़ियाँ बनाई, और इन्होंने जंगल काटने शुरू करे। और जब जंगल काटने शुरू करे तो ये वहाँ पे जाके बस गए। तो अगर पूछा जा सकता है कौन थे, कौन से काल में जो थे लोग जो थे वो जंगल काट के यूपी और इस वाले एरिया में गैंजेटिक प्लेन्स में आके रहने लगे, तो इसमें उत्तर वैदिक काल में।
ठीक है ना। लिटरेचर कैसा था, अब इन्होंने जो है और सारे बहुत सारे वेद लिख लिए थे, ठीक है। इनके पास कितने मंडल श्लोक वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। फिर स्पेशलिटी अगर आपको कोई अलग चीज़ दिखती है इनसे और इनके रिस्पेक्ट में, तो आप वो यहाँ लिख लीजिएगा। फिर रिलीजन इनके साथ क्या थे, अब इनका देखिए देव बदल गए थे। अब ये लोग किसकी पूजा कर रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे, ठीक है। अभी पहले जो थे ये लोग उन किसकी कर रहे थे, जैसे मैंने बताया अग्नि की, सूर्य की। पर अब किसकी कर रहे हैं, ब्रह्मा की कर रहे हैं, रुद्र की कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, ये आपको पता करना होगा कि अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाइए। पर इसके पहले वाले काल में जो था कोई अर्थ मतलब ये जो थे कोई भी डीटीज़ की पूजा नहीं कर रहे थे, है ना। कोई भी आइडल वर्शिप, इमेज वर्शिप कुछ भी नहीं कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की कर रहे हैं पूजा, है ना। तो एक तरीके से एक इमेज आ गई है गॉड की यहाँ पे इस काल में, उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे, ठीक है। फिर एजुकेशन जो था वो श्रुति था या स्मृति था, ये आपको पता करना होगा कि यहाँ पे अब कैसे था, क्या अंतर है दोनों में। बहुत छोटा सा है अंतर, है ना। इस एक में बोल के हो जाता है, एक में कुछ बता के होता है, तो इस तरीके से कुछ है डिफरेंस। तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या था कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, राज व्यवस्था में राजन, विषयपति, ग्रामीणी और कुल। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था, राज व्यवस्था, पहले क्या था कि हमारा जो पहले सिस्टम था उसमें राजन, विषयपति, ग्रामीण, कुल था। पर अभी क्या होगा, अब थोड़ा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये जो थे पहले, जो राजा जो था वो पहले सभा के अंतर्गत काम करता था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। पर अब जो राजा होगा ना, वो अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, अब उसकी एक मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राजा शक्तिशाली हो गया, और औरतों का जो पहले रिस्पेक्ट थी और जो पहले एक तरीके से आप कह दीजिए उनको पावर्स थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं। और जो पहले सोसाइटी थी ना, वो जो सोसाइटी थी वो सिर्फ दो चीज़ों में बटी हुई थी, एक आर्य थे और एक दास्य थे। आर्य वो लोग थे जो उच्च कुल के थे, और दास्य वो थे जो काले लोग थे, ऐसे करके मतलब एनसीईआरटी में लिखा है। परंतु सोसाइटी में अब क्या हो गया था कि अब चार वर्ण बन चुके हैं, एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से सोसाइटी टूट गई है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और फिर खान पान के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर यहाँ पे आ चुका था, है ना। एग्रीकल्चर ये लोग करते थे, इन्होंने पेड़ गिराए थे, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इस तरीके से था। तो ये था। अब क्या है दूसरी चीज़ कि अब अगर इनका थोड़ा डिफरेंस देखें तो अभी जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कर धन, मतलब पहले जो था, जो कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कोई भी टैक्स नहीं लेते थे पहले पूर्व में। पर बाद में क्या होने लगे, उत्तर वैदिक काल में टैक्स लेने लगे। अब सेना की बात करें तो दोनों में ही सेना कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, मतलब खड़ी सेना, जैसे आज हमारे इंडिया में आर्मी है ना, उसको पेमेंट मिलता है, वैसे कोई वहाँ पे आर्मी नहीं थी। जब युद्ध होता था सब लोग आ जाते थे हथियार उठा उठा के लड़ने, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ थी कि सेनानी, व्रजपति और टैक्स कलेक्टर और ये संग्रहित्री, ये सब चीज़ें, ये वर्ड्स हैं कुछ। देखिए ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट के फेज़ में आता है, तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा घटना चक्र में। तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा एक बार, सेनानी, व्रजपति कौन होता है, और इस तरीके से ये सारे पहले वहाँ पे अलग अलग तरीके से वो रहते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स कलेक्टर। तो ये एक तरीके से क्या है, भाग दुघा करके कुछ नाम था इसका। तो ये कहाँ पे आएगा, जब टैक्स कलेक्शन होने लगेगा, तो यानी कि ये उत्तर वैदिक काल में था। तो ये दोनों उत्तर वैदिक काल में थे। और सेनानी और व्रजपति तो आप समझ ही गए, सेनानी कौन होता है ना, जो कमांडर होता है आर्मी का। और व्रजपति कौन होगा, जो कि पाश्चर लैंड यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को देखता है, उसको संभालता है, वो व्रजपति हो गया। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, मैंने बता तो दिया ही है यहाँ पे। और फिर था कांस्य से लोहा, है ना। तो लोहा मैंने आपको बताया जैसे कि उत्तर वैदिक काल में था, आ गया था। तो इन्होंने तभी तो ये काट के, पेड़ों को काट के कहाँ पे आ गए थे, गैंजेटिक प्लेन्स में, जहाँ पे गंगा बहती है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद चावल की खेती किस युग में शुरू हुई, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा कि ये चावल की खेती उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद दर्शन शास्त्र और वेदांग, वेद गंगा कौन कौन से हैं, तो दर्शन शास्त्र 6 तरह के हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा फोटो, आप देख लीजिएगा। और उसमें भी कई सारी वेद गंगा, बस आपको अंतर पता होना चाहिए, वेद गंगा क्या होती है और दर्शन शास्त्र क्या होते हैं, बस इतना जान लीजिए। बाकी दर्शन शास्त्र रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, एक फ़ोटो है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप बस उसमें देख लीजिएगा किसने कौन सा दर्शन शास्त्र दिया है ना। जैसे कि वैशेषिका है, मीमांसा है, और आपका जो है
एक ये भी है ना, वेद व्यास जी ने जो दिया है। तो इस तरीके से कई 6 हैं, 6-7 हैं, वो आपको मैं डाल दूंगा फ़ोटो, आप उसमें ग्रुप में देख लीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ तक तो हो गया वैदिक काल का, हमें बस इतना वन लाइनर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में देखिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और बौद्ध धर्म में ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। पर अगर मान लीजिए एक मॉडरेट क्वेश्चन अगर बनता भी है, तो वो कहाँ से बनेगा, बस वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको बस इनको कहीं से नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको घटना चक्र से पढ़ना है। अगर हमारा घटना चक्र से ये इतने सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर इससे कठिन क्वेश्चन आएगा ना, तो सभी के लिए कठिन होगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। पर तब भी अगर मुझे लगेगा कोई चीज़ मिसिंग है, तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा अपने ही चैनल पे, आप लोग को पता चल जाएगा खुद से ही। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो है बेल आइकन दबा लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी अपडेट होंगे तो आपको पता रहेंगे। सो बौद्ध धर्म के बारे में देखिए, सबसे पहले कौन है, गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है ना, वो कौन से वंश से थे, फिर कौन सा स्थान है लुम्बिनी, है ना, कार्य क्या करते थे, तो कपिल वस्तु, और फिर अलग अलग जो अलग अलग जगह हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कपिल वस्तु, तो लुम्बिनी जो कपिल वस्तु में थी, तो जो है कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ। उसके बाद बोध गया में इनको क्या हुआ, कुशीनारा में इनको क्या मिला, फिर मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। ये सब आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। फिर जो ज्ञान इन्होंने दिया, वो किसको दिया, उपदेश जो दिए, शिलालेख जो मिले हैं, ठीक है। तो जो शिलालेख जो हैं वो इनके किसने लिखवाए हैं, है ना, तो ये सब आपको देखना है। फिर सरमन्स क्या है, मतलब बेसिकली इन्होंने जो पहली बार उपदेश दिया, सरमन्स मतलब उपदेश दिया, तो वो कहाँ पे दिया था, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, पहला कहाँ पे दिया था, अधिकतम कहाँ पे दिए सबसे ज़्यादा, और अंतिम बार कहाँ दिया। तो ये सब आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। वन वर्ड ही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको बस एक बार देख लेना है, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो मिस ना हो जाए। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जैसे कि कुछ 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन उठेगा ना तो यहाँ से तो उठ ही सकता है। जैसे कि महाभिनिकर्षणम, कुछ मैंने शायद गलत लिखा हुआ है कुछ, है ना, पर ये थोड़ा अलग होगा यहाँ पे। पर जैसे कि मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि निर्वाण हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। इसी तरीके से जो अलग अलग शब्द है ना, इंपॉर्टेंट शब्द, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुए और इनका क्या अर्थ है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखिए, लाइफ के बारे में थोड़ा सा, उनके ज्ञान के बारे में, उन्होंने कहाँ पे उपदेश दिए, फिर जो है अलग अलग उपदेशों के बारे में, फिर क्या क्या, फिर ये जैसे कि सिंबल्स के बारे में, कि कमल क्या बताता है, घोड़ा क्या बताता है। ये एक बहुत अच्छा सा एक चार्ट दिया हुआ है, आपके उसमें मिल जाएगा आपको घटना चक्र में, वहीं से आप देख लीजिएगा कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है। फिर किंग्स के बारे में देखिए, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि कौन से राजा ने संरक्षण दिया, क्योंकि आप यहाँ देखिए क्वेश्चन आया था, ये देखिए, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैट्रोनाइज द वैष्णविज्म, है ना। तो वैष्णविज्म के बारे में पूछा गया, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहाँ पे काउंसिल्स हुई थी, अलग अलग परिषद, राजा, है ना, ये सब कहाँ पे हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। ये मैं आपको एक इमेज जो है किसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आपको वहाँ मिल जाएगी। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखना, एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपका ये सारा सोल्यूशन एक ही जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ ये देखिए, इसमें बौद्ध धर्म में एक काउंसिल वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए और ये आना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर इनके जो साहित्य था उसमें कुछ जैसे विनय पिटका है, सुत्त पत्रिका है, अभिधाम पिटका है, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा, क्या क्या कौन क्या बताता है और उनकी क्या शिक्षाएं हैं। फिर जो बौद्ध धर्म था वो बाद में जाके महायान और हीनयान में बन गया। तो कौन सा राजा किसको जो है सपोर्ट करता था, थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा आप, कि इसका मतलब क्या है, महायान का क्या मतलब है और हीनयान का मतलब क्या है, ऐसी विहारों का मतलब क्या है और चैत्यों का मतलब क्या है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। विहार, चैत्य, महायान, हीनयान का इनका अर्थ क्या है। फिर महिलाओं से संबंधित अगर आपको कुछ मिले तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फोकस थोड़ा महिलाओं पे और कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है ना, उन पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। फिर स्तूप क्या है, कि भरूच स्तूप, सांची, अमरावती, धामेक, तो इनके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्तूप कहाँ पर है। और फिर जो ऐसी करेला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभ, और ये सब चीज़ें अलग अलग, ये सब कुछ साइट्स हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, घटना चक्र में मिलेगा, ठीक है। परंतु आपको बस मैंने इसलिए बता दिया कि आप ऐसे पॉइंट्स बनाकर इसको आराम से वन वर्ड
वर्ड में याद कर लीजिएगा बस, और ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है इसमें से। और आया तो क्या होगा, कोई भी बहुत कम ही लोग कर पाएंगे उसको, तो उसमें हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। जैन धर्म, अब जैन धर्म के बारे में क्या है, तीर्थंकर कितने थे ये पता होना चाहिए। फिर आपको उनके जीवन के बारे में, किसके जीवन के बारे में, जो आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। और जो फिर उसके बाद ऋषभ देव आए, ठीक है, तो ऋषभ देव के बारे में तो 23 तीर्थंकर थे ऋषभ देव के पहले, तो सबसे पहले कौन थे, फिर ऋषभ देव आए, ऋषभ देव का जन्म कहाँ पे हुआ, उनका वंश क्या था, थोड़ा थोड़ा। फिर नॉलेज के बारे में जो उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिए, कुछ दिए हों, है ना, वो आप देख लीजिएगा, जो भी आपको मिल जाए घटना चक्र में। फिर उन्होंने जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए, फिर कौन से राजा ने उनको जो है संरक्षण दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में एक और चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया, है ना, जैसे कि बौद्ध धर्म में 8 उन्होंने जो है मेन पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे ही जैन धर्म में उन्होंने 3 रत्नों के बारे में बात करी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अनेकांतवाद क्या था जैन धर्म का, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। फिर एक आता है, जैसे एक तो बौद्ध धर्म हो गया, एक जैन धर्म हो गया, एक होता है आजीविका संप्रदाय, ठीक है। तो आजीविका संप्रदाय जो है सबसे पुराना है, इसको किसने शुरू किया था ये आप देख लीजिएगा। ये है आज का आपको जो करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ज्वाइन करिए, फ्री ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, टाइपिंग करना है, जो कि लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। इंग्लिश वोकैबलरी जो मैंने बताई आपको करनी है, न्यूज़पेपर, ये सारा लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी ग्रुप में मिलेगा। और फिर क्या करना है, आपको जीएस पढ़ना है। सबसे पहले अपने नोट्स पढ़िए, रिवाइज करिए अच्छे से, घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और फिर अगर आपको टाइम मिले तो एक बार आप रिसोर्स पढ़ लीजिएगा, सोर्सेज पढ़ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो आप जो है ये आखिरी वाला चैप्टर पढ़िएगा, 10th वाला, छोटा सा ही है, 6-7 पन्ने का है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको एक काफ़ी ओवरव्यू मिल जाएगा चीज़ों का कि चल क्या रहा है। क्योंकि ये जो है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये काफ़ी लंबे समय तक रहा, कई सारे राजाओं ने जो है इसको अपनाया, और कई सारे राजाओं ने इसको नहीं भी अपनाया। तो वो आपको जो है धीरे धीरे करके जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब महाजनपदास, जनपदास के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरीके से जैन धर्म जो है राजाओं के द्वारा अपनाया गया था या छोड़ा गया था, जो भी है, ठीक है। तो अगर आप ये लोग, एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि अगर आप लोग मान लीजिए ये चीज़ें कंप्लीट कर ले रहे हैं, मान लीजिए, और आपके पास समय है, तो आप लोग आगे पढ़ाई करिए, ठीक है। आप लोग जैसे आपका जो वीक पोर्शन है आप लोग उसको पढ़िए। और अगर आपके पास समय हो तो आप लोग अपना जो आधुनिक इतिहास है या मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ना, अपना रिवीजन शुरू करना शुरू कर दीजिए अपने नोट से, ठीक है। तो वो आप चीज़ करिए, और जैसे मैंने आपको बताया घटना चक्र से देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और वो एरियाज़ को पकड़िए जो आपके वीक हैं। तो आज के लिए दोस्तों आपका यही टास्क है, यही टारगेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आप लोग लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।